वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। यूपीएससी सिविल सेवा के लिए हम इंडियन पॉलिटी का टेस्ट लगाएंगे और यह है टेस्ट नंबर 560 560वां टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक अपना हो चुका था। इम्पॉर्टेंट होंगे प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न। इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत है, बहुत मोटी सी किताब है, थ्योरी के रूप में भरा पड़ा। हमने एमसीक्यू के रूप में तोड़ा है ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा एक मामला उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारता या अधिकार क्षेत्र में आता है? कौन सा मामला है जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों सुन सकते हैं? मूल अधिकारों का संरक्षण, बिल्कुल दोनों। आर्टिकल 32 के तहत जाओगे सुप्रीम कोर्ट में, 226 के तहत जाओगे हाई कोर्ट में। राज्यों के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, एक तरफ केंद्र सरकार दूसरी तरफ राज्य या एक से अधिक राज्य, यह है मूल अधिकार क्षेत्र केवल सुप्रीम कोर्ट का। केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद केवल सुप्रीम कोर्ट। संविधान के उल्लंघन के बारे में केवल सुप्रीम कोर्ट। तो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राज्य के उच्च न्यायालय जो है नागरिकों के मूल अधिकारों के लिए संरक्षण करता है। कैसे संरक्षण करता है? रिट निकाल कर। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद तथा राज्यों के परस्पर विवाद संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य अधिकार है, और सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक एवं अभिभावक है। इसे संविधान का निर्वचन करने की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। जिला न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पद स्थापना एवं पदोन्नति भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है, और ऐसे व्यक्ति को जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है जो केंद्र या राज्य सरकार में से किसी में भी सरकारी सेवा पर कार्यरत ना रहा हो। जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति के पास कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता यानी एडवोकेट के कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। बिल्कुल 7 वर्ष तक वकील रहा हो अगर आपको डिस्ट्रिक्ट जज बनना है तो, या फिर आप पास कर लो। क्या पास कर लो? पीसीएसजे की परीक्षा ग्रेजुएट होने के बाद। ग्रेजुएशन भी किस में चाहिए? एलएलबी में। तो एलएलबी की हो आपने, पीसीएसजे अगर आप हो गए तो आप डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हो। पहले एडिशनल जज बनेगा, फिर उसके बाद 5 से 7 साल के बाद आप जिला न्यायाधीश। और दूसरा प्रावधान क्या है? वकील रहे हो आप 7 वर्ष तक जिला न्यायालय में, फिर उसके बाद क्या है, जैसे कि रिकमेंडेशन, ऐसे व्यक्ति को जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। अभी एक्सप्लेनेशन में आएगा। फिलहाल क्या करें हम इसमें, गलत कौन सा करें? देखिए पहला वाला करेक्ट है, तीसरा वाला करेक्ट है, ये वाला गलत है, दूसरा वाला। सारे काम अगर राष्ट्रपति करेंगे तो राज्यपाल क्या करेंगे? वो भी तो कुछ करेंगे नहीं करेंगे। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उपबंध किया गया है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद स्थापना एवं पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। ठीक है। अब परामर्श में 2 तरह से भी कर सकते हैं। एक तो आप 7 वर्ष तक आप एडवोकेट रहे हो, ये वाला परामर्श हो गया, और उस तरह से दूसरी तरफ से जब आप पीसीएसजे की परीक्षा निकालोगे तब भी आपको गवर्नर के साइन होंगे आपके अपॉइंटमेंट लेटर पर। तो जिला न्यायाधीश बनने के लिए पात्रता एवं शक्तियाँ नीचे दी गई हैं। पहली शक्ति है या पात्रता, वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी पद पर या सेवा में ना हो, कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता यानी वकील का अनुभव रहा हो उसको, उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट द्वारा सिफारिश की गई हो। जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है भाई। उसे सिविल और आपराधिक मामलों में मूल एवं अपीलीय न्यायाधिकार हैं या अधिकार प्राप्त हैं। जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां हैं। उसके पास अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण करने की शक्ति है। उसके फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। और जिला न्यायाधीश को उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड देने का प्रावधान है। लेकिन अधिकतर आजकल के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो क्या करते हैं? टालम टाली। वैसे तो सभी करते हैं टालम टाली, मतलब अपने ऊपर लेते नहीं हैं वो, कुछ सब हटाया। मतलब मान लीजिए कोई बेल एप्लीकेशन है, खारिज कर दी, हाँ भाई जाओ हाई कोर्ट में जाओ, हमसे नहीं होगा। मतलब ऐसे ही होता है अधिकतर आजकल, तो उत्तराखंड में तो ऐसे ही होता है।
क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत की न्यायिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत की न्यायिक प्रणाली के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, भारत के राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों के प्रतिमान और पद नाम एक से नहीं हैं। मुंसिफ न्यायालय को केवल सिविल अधिकारिता प्राप्त है और कुछ न्यायालयों में पंचायत न्यायालय कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ राज्यों में पंचायत न्यायालय के रूप में कार्य कर रहे हैं। करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट। मुंसिफ न्यायालयों के पास ऐसा नहीं है केवल सिविल न्यायालय, सिविल और दंडिक दोनों की शक्ति प्राप्त है इनके पास। और भारत के राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों के प्रतिमान और पदनाम अलग अलग हैं। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है, दोनों की शक्ति प्राप्त है। तो मुंसिफ न्यायालयों को सिविल और दंडिक दोनों का अधिकार प्राप्त होता है। भारत के राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों के प्रतिमान और पदनाम एक से नहीं है। देश के कुछ राज्यों में पंचायत जो है न्यायालय का छूट गया है का कार्य कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा जिला न्यायाधीश की अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अधिकरण न्यायाधीश और लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है, अधिकरण ये ट्रिब्यूनल नहीं आता इसके अंतर्गत, सेशन है और क्या है लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये भी है। दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, सी ट्रिब्यूनल नहीं है इसके अंतर्गत। तो संविधान के अनुच्छेद 236A के अंतर्गत प्रावधान है कि जिला न्यायाधीश के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। इसमें अधिकरण जो है वो शामिल नहीं है, अधिकरण न्यायाधीश इसके अंदर शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन जो है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया। यह देश भर में विधिक कार्यक्रम और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को दिशा निर्देश जारी करता है। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में। लेकिन लोग कितना 1% ही कह सकते हैं, केवल 1% ही इसका लाभ उठा पाते हैं, आधों को तो पता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट है। लोक अदालत की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले ही मामलों का निपटारा करने की है, उन मामलों का नहीं जो किसी न्यायालय में लंबित हैं या न्यायालय में पहुंच चुके हैं या न्यायालय में लटके पड़े हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, लोक अदालत द्वारा दिया गया फैसला अंतिम एवं सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा उसके विरुद्ध या उसके फैसले के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं की जा सकती क्या? बिल्कुल नहीं की जा सकती, क्योंकि आपसी सहमति से ले जाते हैं ना सारे फैसले, दोनों की सलाह मशवरा करके पूरी तरह से संतुष्ट होकर। फिर सुप्रीम कोर्ट का वक्त बर्बाद क्यों करोगे, हाई कोर्ट का क्यों करोगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्यों करोगे आप? पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लोक अदालत उन मामलों की भी सुनवाई कर सकता है जो न्यायालय में लंबित हैं या लटके पड़े हैं सालों से। दूसरा सही है, केवल पहला गलत है। तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। लोक अदालत का फैसला सिविल कोर्ट या किसी भी अन्य अदालत के किसी भी आदेश की तरह मान्य होता है। लोक अदालत द्वारा दिया गया फैसला अंतिम तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा और इसके फैसले के विरुद्ध किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं होगी। किसी भी का मतलब ना डिस्ट्रिक्ट, ना हाई, ना सुप्रीम कोर्ट, कहीं नहीं। लोक अदालत में न्यायालय के लंबित मामलों के साथ साथ ऐसे मामलों को भी लाया जा सकता है जो अभी न्यायालय में दायर नहीं किए गए हैं। तो ना जो दायर नहीं हैं वो तो आ सकते हैं और जो लंबित हैं वो भी आ सकते हैं के साथ साथ, इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। और देख लीजिए इसके बारे में, लोक अदालत को वही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो सिविल कोर्ट को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत प्राप्त होती हैं। प्रत्येक लोक अदालत आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के उद्देश्य से एक सिविल कोर्ट मानी जाएगी। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में वर्ष 2012 में संशोधन किया गया एवं स्थायी लोक अदालत का प्रावधान किया गया। स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं समस्त पक्षों पर
बाध्यकारी होगा, चाहे 2 पक्ष हों, 3 पक्ष हों, 4 पक्षों के बीच विवाद हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत में परिवार न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, लोक अदालत हो रहा है, परिवार न्यायालय की बात हो रही, सुप्रीम कोर्ट की होती आ रही है इतने दिन से, हाई कोर्ट का देखा, तो सबको जो है पढ़ने के बाद बार बार इनका रिवीजन करते रहिए आप। तो पहला स्टेटमेंट है परिवार न्यायालय के संदर्भ में, इसकी स्थापना के लिए परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 पास किया गया। परिवार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सहमति के आधार पर करती है। राज्य सरकार 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक नगर में परिवार न्यायालय स्थापित करने के लिए बाध्य है। क्या ये बाध्य जो दे दिया है शब्द, क्या द्वंद्व पैदा कर सकता है? तीसरे स्टेटमेंट में राज्य सरकार 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक नगर में परिवार न्यायालय स्थापित करने के लिए बाध्य है? बिल्कुल है। क्या परिवार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान राज्य सरकार हाई कोर्ट की सहमति से करेगी या उससे नीचे ही जिला न्यायालय से ही बात निपट जाएगी? हाई कोर्ट जाने की आवश्यकता है? बिल्कुल है, क्योंकि संविधान में ऐसा प्रावधान है और इसकी स्थापना के लिए परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 पारित किया गया। संविधान में नहीं, परिवार न्यायालय अधिनियम के अंदर प्रावधान है। तो फिलहाल सारे के सारे करेक्ट हो गए, तो डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो देखिए, परिवार न्यायालय की स्थापना के लिए परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 पास किया गया। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सहमति से परिवार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करती है। यह अधिनियम राज्य सरकार को 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक नगर में एक परिवार न्यायालय की स्थापना के लिए बाध्यकारी बनाता है। क्या बनाता है यह अधिनियम? कौन सा अधिनियम? परिवार न्यायालय अधिनियम 1984। देखिए, परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 केवल एक अपील का अधिकार देता है और वह अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। एक बार अपील का अधिकार देगा। वर्ष 2016 तक देश भर में 438 परिवार न्यायालय संचालित हैं और 2 सालों में तो और बढ़ गए होंगे, अब 2-3 सालों में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अब बात करते हैं हम ग्राम न्यायालय की। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 का उद्देश्य है नागरिकों को उनके द्वार पर न्याय सुलभ कराना। ग्राम न्यायालय को केवल दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये केवल वर्ड। ग्राम न्यायालय एक मोबाइल कोर्ट है और प्रत्येक पंचायत के लिए एक ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। ग्राम न्यायालय एक मोबाइल कोर्ट है, इसको चलित न्यायालय भी कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलित न्यायालय की अवधारणा भारत में किस व्यक्ति ने दी थी? 2 ऑप्शन दे देते हैं, महात्मा गांधी और दे देते हैं APJ अब्दुल कलाम। अब बताइए इनमें से आंसर क्या? कमेंट करिए, एक बार कराया था। बाकी दूसरा वाला कराता है, ग्राम न्यायालय के पास भी ऐसा नहीं है केवल दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ, इसके पास भी दंडिक न्यायालय की शक्ति है। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। 2 को एलिमिनेट करके इसका लगा दीजिए आंसर 1, 3 और 4। तो देखिए, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय को दीवानी एवं फौजदारी मतलब सिविल और दांडिक दोनों न्यायालय की शक्तियाँ जो हैं प्राप्त हैं। इसका उद्देश्य नागरिकों को उनके द्वार पर न्याय सुलभ करवाना है और यह सुनिश्चित करना है कि कोई नागरिक सामाजिक, आर्थिक एवं अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित ना रह जाए। यह एक मोबाइल कोर्ट है, यानी चलित न्यायालय है। यह अधिनियम प्रत्येक पंचायत के लिए एक ग्राम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है। ग्राम न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से करती है। ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी मतलब मजिस्ट्रेट की अदालत होगी तथा इसके न्यायाधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्न कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, राज्यपाल को यह शक्ति है कि वह संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू ना करे या कुछ संशोधनों के साथ लागू करे। असम के राज्यपाल को यह शक्ति है कि संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र में लागू ना करे या कुछ विशिष्ट संशोधनों के साथ लागू करे। ठीक है, दोनों बात समझ में आ रही हैं और ये दोनों की दोनों करेक्ट हैं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो उपरोक्त दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी विधेयक को अनुसूचित क्षेत्र में लागू ना करे या कुछ विशेष संशोधन करके उसको लागू कर दे।
संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत असम के राज्यपाल को यह शक्ति है कि वह संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र यानी स्वायत्त जिलों में लागू न करे या कुछ विशिष्ट परिवर्तन के साथ लागू करे। इस प्रकार की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को जनजातीय क्षेत्रों कौन कौन से हैं वो मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के लिए प्राप्त है। ये नाम याद रखना। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। इनमें से किन आधारों पर संघ और राज्यों के बीच संबंध निर्भर करते हैं? किन किन आधारों पर केंद्र और राज्यों के बीच संबंध निर्भर करते हैं? संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर, बिल्कुल, साथ ही साथ एलिमिनेट करते चलेंगे। न्यायिक व्याख्याओं के आधार पर, बिल्कुल। नियोजन प्रक्रियाओं के आधार पर, बिल्कुल। राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध के आधार पर भी। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो देखिए, उपरोक्त सारे के सारे कथन सत्य हैं। भारत में केंद्र राज्यों के बीच संबंध निम्नलिखित आधारों पर निर्भर करता है: संवैधानिक प्रावधानों पर, नियोजन प्रक्रिया के आधार पर, न्यायिक व्याख्याओं के आधार पर, परंपराओं एवं व्यवहारों के आधार पर, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध के आधार पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास के आधार पर, और हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता के आधार पर। इस तरह के प्रश्नों का ट्रेंड बन गया पिछले 2-3 वर्षों में। अब सीधा सीधा नहीं पूछा जाता कि अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में है या फिर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में है। इस तरह के थोड़े स्टेटमेंट बनाकर पूछ ले जाते हैं। तो अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद।